नमस्कार। मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज सीहोर से आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 12वीं रसायन की इकाई 1 ठोस अवस्था। इस अध्याय में निम्न अधिगमन प्राप्त कर सकेंगे। ठोस अवस्था के अभिलक्षण गुणधर्म का वर्णन कर सकेंगे। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों में अंतर कर सकेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को उनमें प्रचलित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को परिभाषित कर सकेंगे। ये कितने प्रकार की होती हैं ये जान सकेंगे। कणों में निबिड़ संकुलन किस प्रकार होती है उनकी व्याख्या कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार की रिक्तियों और निबिड़ संकुलों की संरचनाओं का वर्णन कर सकेंगे तथा उनके प्रकारों को जान सकेंगे। विभिन्न प्रकार के एकक सेल की संकुलन क्षमता परिकलित कर सकेंगे। एकक कोष्ठिका और पदार्थ के घनत्व में संबंध स्थापित कर सकेंगे। ठोसों में अपूर्णताएं और उनके प्रभाव तथा विभिन्न दोषों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। ठोसों के विद्युत और चुंबकीय गुणों और उनके प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। ठोस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी अवस्था निश्चित ताप और दाब पर किसी पदार्थ की अवस्था किस प्रकार स्थायी होगी यह 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक अंतराणिक बल, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। पदार्थ का अंतराणिक बल पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं को एक दूसरे को आकर्षित करता है और उन्हें समीप रखने की प्रवृत्ति रखता है। वहीं ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को तीव्रगामी बनाकर प्रखर रखने की होती है, जिससे वे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सके। पदार्थ की ठोस अवस्था के अभिलक्षण गुणधर्म क्या हैं? जैसा चित्र में देख रहे हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार होता है। पदार्थों के कण की अंतराण्विक दूरियां कम होती हैं, अर्थात कण चाहे अणु, परमाणु, आयन हो, वे बिल्कुल पास पास समीप होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य और कठोर होते हैं। अब बात करते हैं कि ठोस कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोस को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड। दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्या होते हैं? जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कण एक नियमित रूप से जमावट लिए हुए है और अच्छी तरीके से जमा हुआ है, समीप समीप है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। ये दीर्घ पारसी व्यवस्था में होते हैं, अर्थात लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर पाई जाती है। इन कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न है नियमित होता है। इस व्यवस्था की प्रवृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर होती है। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, नमक, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस, जिंक सल्फाइड, ये अधात्विक ठोस है। जबकि धात्विक में बात करें, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में बात करें, कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और एक इनमें विशेष गुण होता है, ये विषम देशिक होते हैं, अर्थात इनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को तेज औजारों से काटने पर इनकी सतह सपाट और चिकनी प्राप्त होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस एक ग्रीक शब्द अमॉर्फस से बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है इसकी आकृति नहीं होती, दे आर शेपलेस। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस असमान आकृति वाले
कणों से बने होते हैं। जैसे चित्र में देख रहे हैं कि कणों की जमावट नियमित क्रम में नहीं है। वे ठोस जिनकी इकाइयां नियमित क्रम में नहीं होती, कणों की पारस व्यवस्था दूर दूर होती है और ये तरल के भांति प्रवाह करते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतली द्रव भी कहते हैं। इनका एक विशेष गुण है, ये समदेशिक होते हैं क्योंकि इनमें लघु पारसी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। ये सभी दिशाओं में इनका मान अनियमित प्राप्त होता है और इन्हें छद्म ठोस भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। अब इनके भौतिक गुणों की बात करें। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किस आधार पर होगा? इनमें प्रचलित अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजक ठोस। आइए नंबर 1 सबसे पहले आयनिक ठोस की बात करें। वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन, ये त्रिआयामी व्यवस्था में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से आपस में बंधे होते हैं, इसलिए ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं तथा इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। जब इन्हें हम गलित अवस्था में या विलीन अवस्था में घोलते हैं तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, KCl आदि। जैसा चित्र में देख रहे हैं, यह सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में बंधे हुए हैं। आणविक ठोस की बात करें। वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आमंत्रित आणविक ठोस। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। नंबर 1 अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे नाम से मालूम है कि इनके परमाणु अध्रुवीय होते हैं, जैसे आर्गन और हीलियम, ये आपस में निम्न ताप पर अध्रुवीय ठोस बनाते हैं। इसके और उदाहरण हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि। अध्रुवीय ठोस के परमाणु अति दुर्बल परिक्षेपण बल, जिन्हें लंदन बल भी कहते हैं, उनसे बंधे होते हैं। इनके गलनांक निम्न होते हैं और ये सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, ठोस मीथेन आदि। दूसरा देखें ख ध्रुवीय आणविक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया अर्थात डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ठोस HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं। अब बात करते हैं ग प्रकार हाइड्रोजन आमंत्रित आणविक ठोस। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके परमाणु में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक हाइड्रोजन बंध बना होता है, हाइड्रोजन आमंत्रित आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस के अणु प्रबल हाइड्रोजन बंध से बंधे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ, यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। और अन्य उदाहरण है ठोस HCl, क्लोरोफॉर्म आदि। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की ठोस, धात्विक ठोस। वे धातु के अवयव कणों से बने होते हैं जिसमें धातु धन आयन वास्तव में मुक्त इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए संलग्नित व्यवस्था में संग्रह होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन ही धातु को उच्च विद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। धातुओं की विशेष चमक भी इन्हीं मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। धातु अत्यधिक अगाधवर्णीय अर्थात मेलिएबल तथा तन्य या डक्टाइल होती है। अब बात करते हैं चौथा प्रकार, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस।
अधात्विक क्रिस्टल ठोस जिनके अवयवी कण परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है, इन्हें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ये कठोर, भंगुर, इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसा उदाहरण के लिए हीरा। एक और अपवाद है जो मुलायम है और विद्युत का सुचालक है, वह है ग्रेफाइट। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। क्रिस्टल जालक स्पेस में, अंतरिक्ष में बिंदुओं की एक त्रिमीय व्यवस्था है जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक को सबसे पहले फ्रांसीसी गणितज्ञ अगस्टे ब्रेविस के नाम पर लिखा गया और उन्होंने 14 प्रकार के ब्रेवी जालक बताए, लेकिन क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षक गुण के बारे में बात करें, जैसे चित्र देख रहे हैं कि प्रत्येक जालक बिंदु एक कण को निरूपित करता है। ये कण परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं जो लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। ये लैटिस पॉइंट आपस में सीधी रेखाएं द्वारा जुड़े हैं और एक निश्चित ज्यामिति दर्शाते हैं। ये क्रिस्टल जालक 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव या एकक कोष्ठिका सरल जिनके अवयवी कण कोनों पर होते हैं, और दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका या सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी पाए जाते हैं। बात करते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका की गणना कैसे की जाती है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, इनमें अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक कोनों के परमाणु का 1/8वां भाग या अंश, इसका योगदान एक क्रिस्टल यूनिट में होता है। इस प्रकार से एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु की होती है। अर्थात एक कुल परमाणु से हम एक सरल घनीय जालक प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रित कोष्ठिका की बात करें, यह 3 प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है फलक केंद्रित एकक सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रित घनीय कोष्ठिका अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में परमाणु की गणना किस प्रकार की होगी। चित्र में देख रहे हैं कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक पूरा का पूरा परमाणु या कण केंद्र में होता है। कोनों का योगदान 1/8 होता है, जबकि जो अंत केंद्र में है उसका कुल संपूर्ण एक परमाणु का योगदान होता है। इस प्रकार से प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की बात करें, जैसे चित्र में देख रहे हैं कि फलक 6 सतह या फलक होती है जिसमें प्रत्येक परमाणु कोनों के अतिरिक्त फलकों में भी पाया जाता है, और फलक पर जो परमाणु है उनका योगदान 1/2 अर्थात आधा होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें कुल परमाणुओं की संख्या फलक केंद्रित घनीय सेल में कोनों में 1 परमाणु और फलक पर 3 परमाणु, इस प्रकार से कुल 4 परमाणु होते हैं। अब बात करते हैं कि वास्तव में क्रिस्टल में परमाणु किस प्रकार से जमे होते हैं। ठोसों में अवयवी कण एक व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं और न्यूनतम स्थान को बिल्कुल रिक्त रखते हैं, बिल्कुल पास पास जमे होते हैं। यह निविड़ संकुलन 2 प्रकार का होगा, एक विमीय निविड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय तथा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। एक कण जितने अपने निकटवर्ती कणों से जुड़ा होता है उसको हम उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। यह क्रिस्टल का एक महत्वपूर्ण गुण है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पंक्ति के बीच में दूसरी पंक्ति पर परमाणु स्थित है, और इस प्रकार से यह एक प्रकार की द्विविमीय व्यवस्था बनती है जिसे हम एबी व्यवस्था कहते हैं। यह षटकोण द्विविमीय व्यवस्था कहलाती है। इनमें 2 प्रकार के रिक्तियां पाई जाती हैं। एक पहली है चतुष्फल की रिक्ति, जैसा चित्र में देख रहे हैं कि 3 परमाणु या कण के मध्य में ऊपर दूसरी पथ के बीचों बीच में परमाणु स्थित है, यह चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। जबकि दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि 3
काले अवयवी कण या परमाणु के ठीक विपरीत दिशा में दूसरी परत ऊपर स्थित है, जो बीच में एक त्रिकोणीय रिक्ति बनाती है, जिसे हम अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। इन रिक्तियों को, चतुष्फल की रिक्तियों को हम टी से दर्शा रहे हैं चित्र में, जैसे आप देख पा रहे हैं, जबकि अष्टफल की रिक्तियों को ओ से दर्शाया गया है। इनमें गणना भी की जा सकती है। अगर परमाणु या गोलों की संख्या n है तो इस व्यवस्था में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी, अर्थात कुल परमाणु संख्या से अधिक दुगने अवस्था में परमाणु की रिक्तियां, चतुष्फल की रिक्तियां पाई जाती है, जबकि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात n। चतुष्फल की रिक्ति की बात करें, रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात तथा गोलों का अनुपात में क्या अंतर होता है? चतुष्फल की रिक्तियों में रिक्ति की त्रिज्या तथा गोलों की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है, जबकि इनकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या की बात करें, जिसमें रिक्ति की त्रिज्या तथा गोलों की त्रिज्या का अनुपात 0.414414 होता है और इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। अष्टफल की रिक्तियों की बात करें, इसमें दो प्रकार के परमाणु पाए दिख रहे हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि तीनों प्रकार की परतें A, B, C अलग अलग परत जमी हैं, और यह अष्टफल की रिक्तियों में तथा कुल संकुलन क्षमता 74% होती है, जिसमें गोलों द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है तथा उपसर्ग संख्या 12 होती है। आइए देखते हैं इकाई सेल परमाणु की मध्य दूरी और उनकी परमाणु त्रिज्या तथा संकुलन दक्षता में क्या संबंध है। सरल घनीय जालक की बात करें तो समस्त परमाणुओं की मध्य की दूरी a होती है, जबकि उनकी परमाणु त्रिज्या a/2 होती है। संकुलन दक्षता 52.4 होती है। फलक केंद्रित घनीय जालक की बात करें तो a/√2, परमाणु त्रिज्या a/2√2, जबकि संकुलन दक्षता 68% होती है। अंतर केंद्रित घनीय जालक की बात करें, समीपस्थ परमाणु की मध्य की दूरी √3a/2, जबकि परमाणु त्रिज्या √3a/4 और संकुलन दक्षता 74% होती है। आइए बात करें क्रिस्टल के सेल का घनत्व का सूत्र क्या है। संक्षिप्त में बता रहे हैं कि Zm/a³/n0, जहां Z इकाई सेल में परमाणु की संख्या है, m परमाणु भार है, a इकाई सेल की लंबाई, a³ इकाई सेल का आयतन, n0 एवोगाड्रो संख्या। त्रिज्या अनुपात, समन्वय संख्या और क्रिस्टल संरचना में क्या संबंध है। त्रिज्या अनुपात यदि 0.155 होगा से 0.225 होगा तो धन आयन की समन्वय संख्या 3 होगी और उसकी संरचनात्मक ज्यामितीय व्यवस्था त्रिकोणीय होगी। उदाहरण के लिए बोरॉन ऑक्साइड। यदि व्यवस्था 0.225 से लेके 0.414 होगी तो समन्वय संख्या 4 होगी। चतुष्फल की संरचना होगी। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के मध्य होगा तो उसकी समन्वय संख्या 6 होगी। संरचनात्मक व्यवस्था अष्टफल की होगी। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। यदि त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 होगा तो समन्वय संख्या 8 होगी। संरचनात्मक व्यवस्था घनीय। उदाहरण के लिए सीजियम क्लोराइड। जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ता है, क्रिस्टल का स्थायित्व में कमी आती है। अब बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। जब किसी अवयवी कण की व्यवस्था नियमित में कोई परमाणु निकल जाए या उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसे हम अपूर्णता या दोष कहते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और पंक्ति दोष। वे दोष जिसमें अवयवी कणों का स्थान, संख्या या प्रकार में परिवर्तन हो तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आगे की हम स्लाइड में देखेंगे। पंक्ति दोष वे दोष जिनके जालक में पूरी पंक्ति विस्थापित हो जाती है। जैसे आपको सारणी में दिख रहा है कि ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, रसमीकरणीय या स्टाइकोमेट्रिक दोष, अरसमीकरणीय मितीय दोष और तीसरा है अशुद्धता त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि 2 प्रकार की होती है, शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि। अरसमीकरण मितीय त्रुटि दोष, धातु आधिक्य दोष, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ऋणायन दोष और अतिरिक्त धनायन दोष। धातु रिक्ति दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, धनायन रिक्ति के कारण तथा अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। चलिए हम चर्चा करते हैं। रस समीकरण त्रुटि
ऐसे दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता रस समीकरण त्रुटीय दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। देखते हैं शॉटकी दोष क्या होते हैं। वे दोष जैसे चित्र में देख रहे हैं कि धनायन और ऋणायन अपने जालक से स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। ये प्रायः उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिक में पाए जाते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, लेकिन धनायन और ऋणायन अपने स्थान से निकल जाता है, इसलिए इनका घनत्व कम हो जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, अर्थात यह कहें कि जितने क्षार जालक के हैलाइड्स हैं ये इसके उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष। वे दोष जिनमें धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय रिक्तियों में फिट हो जाते हैं, अर्थात धनायन का आकार छोटा होने के कारण वो खाली जगहों में स्थित हो जाता है। ये प्रायः कम समन्वय वाले आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा होता है। इनमें क्रिस्टल का जालक का घनत्व वही होता है जो क्रिस्टल का होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कणों के विस्थापन से नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr आदि। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के दोष के, अरस समीकरण मितीय या नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। जब जालक के धनायन या ऋणायन की संख्या अधिक हो और सही स्टाइकोमेट्रिक सूत्र व्यक्त नहीं होता। अरस समीकरण दोष या नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहलाते हैं। यह निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। जब ऋणायन रिक्त होगा या अतिरिक्त धनायन होगा, जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ऋणायन निकल गया लेकिन उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, या अतिरिक्त धनायन है जो अंतरकाशीय स्थिति में फिट हो गया। चलिए बात करते हैं ऋणायन रिक्तियां दोष की। वे दोष जिसमें ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पर ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन, धनायन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उस अंतरकाशीय रिक्ति में बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन की रिक्तियों में फिट हो जाते हैं उसे F केंद्र कहते हैं। ये F केंद्र किसी क्रिस्टल के रंग को उत्पन्न करते हैं। जैसे के लिए NaCl को पीला रंग उत्पन्न होता है जब गर्म किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी, लिथियम क्लोराइड गुलाबी इत्यादि रंग उत्पन्न करते हैं। अगला दोष है अतिरिक्त धनायन दोष। जब धनायन और उसका इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय रिक्ति के स्थान में ग्रहण करता है, जैसे चित्र में देख रहे हैं कि धनायन अंतरकाशीय में बैठा है और उसका इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय रिक्ति में स्थित है। उदाहरण के लिए ZnO, FeO आदि। तीसरी महत्वपूर्ण दोष है अशुद्धता त्रुटि या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। वे दोष जो जालक में किन्हीं बाहरी अशुद्धि पदार्थ के उपस्थित होने से उत्पन्न होती हैं। ये अशुद्धियां जालक के उपकाशीय या अंतरकाशीय स्थान में ग्रहण होते हैं, अर्थात अशुद्धियां अंतरकाशीय स्थान में आ जाती हैं। इसे जालक से विद्युत गुणों में परिवर्तन आता है। यहीं से एक परिभाषा उत्पन्न होती है डोपिंग, अर्थात किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने की घटना को डोपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ठोस अवस्था का अध्ययन किया। चलिए अब इनके पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करते हैं। सरल घनीय फलक केंद्रित इकाई सेल की संकुलित दक्षता कितनी प्रतिशत है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड या SiC किस प्रकार का ठोस है? एकमात्र विद्युत सुचालक सहसंयोजक ठोस का नाम बताइए। कांच किस प्रकार का द्रव है? अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र क्या है? जैसा आपको बताया, आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा। पदार्थ अनुचुंबकीय गुण खालिस्तान के कारण दर्शाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण लिखिए। अंतःकेंद्रित सेल में परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है।
अशुद्धि मिलाने की घटना को खालिस्तान कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। डोपिंग की परिभाषा लिखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपसंयोजन संख्या क्या है? अर्धचालक किसे कहते हैं? शॉटकी दोष क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। एफ केंद्र की परिभाषा लिखिए। यहीं पर यह अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।